बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जो है वो CS 201 मिड टर्म की प्रिपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके पेपर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन इन अ फ्लो चार्ट। आपने बताना है कि दिए गए सिंबल्स में से ऐसा कौन सा सिंबल है जिसको हम डिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डिसीजन का मतलब होता है फैसला करना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बेसिकली ये डायमंड का साइन होता है, लाइक दिस। ये देखें इस तरीके से। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है आपका वो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जो सिलेबस है वो 1 से लेकर 18 तक है। इसका सब्जेक्टिव पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था, उसका लिंक आपको आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। राइट, तो इसका राइट ऑप्शन ये वाला बनेगा, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो फ्लो चार्ट होता है, अच्छा याद रहे फ्लो चार्ट होता क्या है, पेपर में बनाने के लिए आता नहीं है लेकिन इसके क्वेश्चंस आपसे समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि आप अपने एल्गोरिदम को, आप अपनी लॉजिक को एक तस्वीरों की शक्ल में बता रहे हैं, इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। वो ये कहता है कि फ्लो चार्ट के अंदर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, कि यानी कंट्रोल का मतलब है कि मैं इसके बाद क्या करने जा रहा हूं, वो किस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वो आपके पास एरो लाइन होती है जिसे हम फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, रेक्टेंगल नहीं होता, सर्कल नहीं होता। अभी हमने डायमंड देखा कि डायमंड जो है वो आपका डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। एंड द एरो लाइन इज बेसिकली द राइट ऑप्शन, बिकॉज जो भी आप फ्लो चार्ट में फ्लो को इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी एरो लाइन है। तो एरो इज द राइट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देयर कैन बी व्हाट डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन एनी स्विच स्टेटमेंट। वो ये कहता है कि हमारे पास कितनी डिफॉल्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए स्विच स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 है, 2 नहीं होता। देखो, डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। स्विच बेसिकली एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है इफ एल्स का। इसके अंदर हम केसेस बनाते हैं। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली जाकर अंडरस्टैंड करते हैं डेव C++ में। चलते हैं अपनी डेव C++ की स्क्रीन के ऊपर। ये छोटा सा कोड मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। सब्जेक्टिव मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने डिटेल से आप लोगों को करवा दिया था। तो सब्जेक्टिव की वीडियो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए जनाब, यहाँ पे क्या कहता है कि मेन फंक्शन में आप जाते हो और ये आपकी स्विच स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ केसेस बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता होता है। तो देखो, केस वन में मैंने कहा ऑप्शन 1 सिलेक्टेड, कुछ भी आप कर लें। देन ब्रेक स्टेटमेंट, पेपर में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा होता है, व्हाई वी यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच स्टेटमेंट, या व्हाई वी यूज ब्रेक कीवर्ड इन स्विच स्टेटमेंट। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। अगर मेरी कंडीशन, यहां पे आपकी कंडीशन लगती है, अगर मेरी कंडीशन जो है वो राइट हो गई, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि 2 जमा 2, हम इसको यहां पे इस तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखें, हम कहते हैं कि ये जो ऑप्शन था, यानी कि केस 1 था मेरा कि 2 जमा 2 बराबर है 4 के। देखो ये बात ठीक है, अगर ये बात ठीक है तो सी आउट करवा दो, यानी कि प्रिंट करवा दो कि ऑप्शन 1 सिलेक्टेड। मैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट करने जा रहा हूं। केस 2 था कि 2 + 2 = 5, क्योंकि हमें पता है ये बात गलत है तो वो क्या करेगा, वो अगले स्टेटमेंट में चला जाएगा। लेकिन जहां पर उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी तो वहां पे वो ब्रेक लगाएगा। ब्रेक का मतलब कि वो इस सारे के सारे केस से बाहर आ जाएगा और आपको आपका जो आउटपुट है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट आपकी तब एग्जीक्यूट होगी अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, देन वो आपके केसेस लूप से बाहर आ जाएगा। हमने यहाँ पे 3 केसेस बनाए। अब तीनों केसेस में मान लो कि कोई भी कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू नहीं हुई। मैंने केस 1 में कहा कि 2 + 2 जो है वो है जनाब 6 के बराबर। केस 2 में कहा 2 + 2 जो है वो है फॉर एग्जांपल 5 के बराबर, और 2 + 2 जो है वो है 3 के बराबर। अब मुझे पता है कि केस 1 भी गलत है, केस 2 भी गलत है और केस 3 भी गलत है। देन कंपाइलर क्या करेगा, देयर इज ऑलवेज एन डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन अ स्विच केस या स्विच स्टेटमेंट। डिफॉल्ट हर सूरत में एग्जीक्यूट होगी, बशर्त ये कि आपकी ऊपर वाली 3 स्टेटमेंट जो है वो अभी तक गलत है। तो ठीक है, तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने कहा जी आप तो सारा कुछ ही गलत दे रहे हैं या इनवैलिड आपका ऑप्शन दे रहे हैं, सिंपल। तो ये आपकी सिंपल सी स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। अभी हम इसको डिटेल से नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसको डिटेल से अपने
पार्ट 2 के अंदर किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी आपके साथ शेयर है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट था, जितना आपके एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम अपने वापस चलते हैं। तो इन्होंने गलत लगाया हुआ है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 वाला है। सिर्फ एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है आपके स्विच स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कंडीशन इन लूप शुड बी, जो आपके पास कंडीशन होती है लूप के अंदर वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, बूलियन एक्सप्रेशन। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन। हमेशा याद रखिएगा, बूलियन का मतलब होता है ट्रू, यानी कि या तो आपकी कंडीशन ट्रू हो सकती है या आपकी कंडीशन फॉल्स हो सकती है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि मैंने कह दिया कि 2 जमा 2 बराबर है 4 के, अब ये जो 4 है इसको कांस्टेंट कर दो, यानी कि कोई बंदा या मैं बाद में या सिस्टम में इसको मतलब मैं इसको छेड़ नहीं सकता, ये कांस्टेंट है, ये पड़ा रहेगा एज इट इज। प्राइमरी एक्सप्रेशन जो हैं वो आपके कंडीशन इन लूप शुड बी प्राइमरी एक्सप्रेशन या प्राइमरी एक्सप्रेशन भी नहीं हो सकते। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, हाँ ये हो सकता है कि कंडीशन जो है आपकी लूप में वो आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के साथ पड़ी हो सकती है, क्योंकि अर्थमेटिक का मतलब होता है या तो वो इंक्रीमेंट कर रहा है या वो डिक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि अर्थमेटिक का वर्ड जहां पे भी आता है वहां पे आप प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लाई इनकी बात कर रहे होते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन बन सकता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। उसके आगे देखें, हाउ मेनी नेस्टेड लूप विल बी रिक्वायर्ड इन एन डायमेंशन अरे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कितने नेस्टेड लूप्स आपको रिक्वायर होते हैं एन डायमेंशन अरे के अंदर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड है। हाउ मेनी नेस्टेड लूप्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट एन डायमेंशन अरे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो एन है। एन माइनस 1 नहीं हो सकता, एन प्लस 1 नहीं हो सकता, 2n भी नहीं हो सकता, इसने गलत मार्क किया हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो एन ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे एन इसका राइट वन ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंट डेटा टाइप। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द डेटा टाइप? डेटा टाइप का मतलब होता है कि आपका डेटा किस टाइप का है। आपका डेटा मुख्तलिफ टाइप का हो सकता है, लाइक इंटीजर। INT का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है जिसके अंदर कोई पॉइंट यानी फ्रिक्शनल नंबर नहीं है। जैसे मैं लिखता हूं 0.123, ये आपका इंट यानी इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पे पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ गई। दूसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो दूसरी आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, विच इज कॉल्ड फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि आपका डेटा पॉइंट्स की फॉर्म में है, जैसे ये हमने लिखा है, ये आपके पास फ्लोट डेटा टाइप है। तीसरा होता है चार। चार का मतलब होता है करेक्टर डेटा टाइप। जैसे मैं लिखता हूं जी मेरा नाम साकिब है, तो ये जो SAQIB, ये जो साकिब लिखा है, इसका फर्स्ट करेक्टर ये वाला, ये आपका फर्स्ट चार यानी फर्स्ट करेक्टर है, ये सेकंड करेक्टर है, ये थर्ड करेक्टर है, ये फोर्थ करेक्टर है, ये फिफ्थ करेक्टर है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। आपने बताना है इसमें से जो आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं उसमें से इंट डेटा टाइप कौन सी नहीं है। 0 ऑलवेज अ इंट, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है। -32 बेशक माइनस है, बट देयर इज नो पॉइंट ऑन इट। 655 ये भी ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो 4.0 ये इसका राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉइंट आ गया, और अभी हमने देखा जिसके अंदर आपका पॉइंट आएगा वो ऑलवेज आपकी फ्लोट डेटा टाइप जो है वो रहेगी। सो इसका जो राइट वन ऑप्शन है -4.0 अकॉर्डिंग टू द फ्लोट या अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, we should see what for clarity and to force the order of evaluation in an expression। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। we should see या we should use parentheses। parentheses हम कहते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट्स को। ये सिंपल सा क्वेश्चन उसने आपको आपके हैंडआउट की एक लाइन से उठा के दिया हुआ है, तो इसका राइट यही ऑप्शन है कि we should use parentheses for clarity and to force the order of evaluation in an expression। तो यही इसका राइट वन ऑप्शन रहेगा। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन अरे इन C++। आपने बताना है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि इसके आगे भी, यानी अभी तो हम ये फाइल 1 कर रहे हैं, फाइल 2 और फाइल 3 में भी मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आएगा। वहां पे मैंने आपको एक और दफा एक्सप्लेन किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टार्टिंग इंडेक्स। आपने बताना है कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो कौन सा है C++ में। ऑलवेज रिमेंबर कि अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0।
अरे आपकी जीरो से स्टार्ट होगी। ये फाइल 2 में भी कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस वीडियोस में मेरा ख्याल है बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ था। ये दोबारा हम इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपकी अरे होती है वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। 1 -1 2 से नहीं स्टार्ट होती, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, उसके आगे देखें जनाब, x प्लस इक्वल टू वाई। हाँ, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। आपके 5 नंबर फ्री के हैं ये बिल्कुल। हम इसको MS वर्ड में जाके समझते हैं, या MS वर्ड में मैं आपको इसको एक डिटेल से समझाना चाह रहा हूँ। नो डाउट मैंने आपको इसको सब्जेक्टिव की वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है हमने पिछले सेमेस्टर ही अपलोड की थी। सिमिलर वीडियो बेटा आप लोगों की रहेगी, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके पेपर में पूछे जा रहे होंगे। उसको लाजमी देखिएगा, आपका आधे से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमने समझना क्या है, हमने ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं इनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि x प्लस इक्वल टू वाई, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, क्योंकि ये मतलब सिर्फ वो 2 वैल्यूज देता है और कहता है मुझे इसको सही करके दो या मुझे इसको इक्विवेलेंट बना के दो दूसरे एक्सप्रेशंस के, और 5 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। क्या आपने अंडरस्टैंड करना है इसके अंदर? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। हम इसे कहते हैं कि x प्लस इक्वल वाई, ये किसके बराबर है? ठीक है, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? तो देखें, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ये होती है कि ये जो x है आपका, ये वेरिएबल है, प्लस आपका ऑपरेटर है y इज ऑल्सो अ वेरिएबल, एंड इक्वल साइन बेसिकली इज द इक्वालिटी साइन। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो इक्वल का साइन होता है ना, हम C++ में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये जो डबल इक्वल है ये आपका इक्वालिटी का साइन है। इसको याद रखिएगा पेपर के लिहाज से, ये आपका इक्वालिटी का साइन है, और ये जो इक्वल है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है जनाब x इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये इसके बराबर है। कैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है? आप देखो, ये जो x आपको नजर आ रहा है, ये x आप एज इट इज यहां पे लेके आओगे, इक्वल्स टू ये यहां पे आएगा, और ये जो प्लस है ये लिखने का एक तरीकेकार है, x इक्वल टू x प्लस वाई। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 10 के बाद कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था। ठीक है, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो ये वही कॉन्सेप्ट आपका है। ये आपको 2 या 3 आपको स्टेटमेंट देगा और आपने उसको इस तरह से कन्वर्ट करना होगा। एक और कॉन्सेप्ट आपका कि अगर सर हमारे पास x माइनस इक्वल टू वाई हो या z हो, तो क्या करेंगे? या हम इसको आसान कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि y को हटा दें, z कर दें। अब देखें अब क्या होगा, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि x इक्वल्स टू x माइनस z। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से, यानी, और अगर आपके पास ये वाली स्टेटमेंट होगी तो इसको आपने कन्वर्ट करना होगा, जो 2 दफा x आ रहा है उसको 1 दफा लिख लो, देन आपका जो ऑपरेटर आ रहा है उसको लिखेंगे आप इक्वल, और जो आपका सेकंड वेरिएबल है उसको लिखेंगे आप। देखेंगे वही स्टेटमेंट नहीं बन गई ये वाली, x प्लस इक्वल वाई, x प्लस इक्वल वाई, और जो प्लस है ये आपको समझाने, इसके नीचे माइनस जो है समझाने के लिखा था, लाइन है, माइनस नहीं है ये। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। अब इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखे हुए यहाँ पे आपने बात करनी है, या यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा चारों में से राइट ऑप्शन है। स्टेटमेंट x प्लस इक्वल वाई कैन बी इंटरप्रेटेड एज एडिंग द वैल्यू ऑफ x टू द वैल्यू ऑफ y एंड स्टोर द रिजल्ट इन x। क्या ये होगा? वो ये कहता है कि हमने वैल्यू को ऐड करना है x में, और वैल्यू को x की वैल्यू को y में, और इसका जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा x के अंदर। इसका मतलब क्या है? एडिंग द वैल्यू ऑफ x, मुझे x की वैल्यू को ऐड करना है, यानी x इक्वल टू एडिंग द वैल्यू ऑफ x, मुझे x को ऐड करना है किसके अंदर? टू द वैल्यू ऑफ y के अंदर ऐड करना है। यहां तक ये बात हो गई। और आपका जो रिजल्ट स्टोर होगा वो किसके अंदर आएगा? इन दोनों का रिजल्ट x के अंदर आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाकी देखो, एडिंग द वैल्यू ऑफ y, उसने पहले शुरू में ही y का जिक्र कर दिया, टू द वैल्यू ऑफ x, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि x इक्वल टू वाई प्लस वाई, तो हमें y की वैल्यू को ऐड नहीं करना था, हमने x की वैल्यू को ऐड करना था। फिर कहते हैं एडिंग द वैल्यू ऑफ x टू द वैल्यू ऑफ x। देखो अब उसने क्या कहा तीसरी स्टेटमेंट में, कि हमने x की वैल्यू को x की वैल्यू में ही ऐड करना है, और तीसरा भी उसने x दे दिया। यानी अब ये स्टेटमेंट आपकी क्या बन रही है? ये स्टेटमेंट आपकी बन रही है x इक्वल टू x प्लस x। अब x तो रहा ही नहीं, हमने तो y भी ऐड करना था अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो हमें गिवन थी, तो ये वाला आपका आंसर भी नहीं हो सकता। फिर कहते हैं एडिंग द वैल्यू ऑफ y। अब शुरू में दोबारा y का जिक्र आ गया, तो ये वाला आपका आंसर भी अब नहीं हो सकता, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही वाला बनेगा।
ठीक है। इस तरह पेपर में हर चीज को अच्छी तरह सोच समझ के आप लोगों ने देखना है, इसको जल्दबाजी में आप लोगों ने नहीं करना, सही है। उसके आगे देखें तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, क्रिएट अ 2D अरे। 2D अरे का मतलब होता है 2 डायमेंशनल अरे, जो कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ असाइनिंग 5 एलिमेंट्स टू द सेकंड रो एंड द थर्ड कॉलम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों का। 2D का मतलब होता है जहां पे हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स मतलब जो आपके रोज एंड कॉलम्स इनके साथ काम करता है। हम इसका कलर चेंज करते हैं ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो सके। ये देखें वो क्या कहता है कि 2D अरे है। क्या कहता है जी, आपने व्हाट वुड बी द करेक्ट वे असाइनिंग, सिंटैक्स बताना है आपने। वैल्यू ऑफ 5 आपकी वैल्यू होगी, फिर सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ऑलवेज रिमेंबर, पहले आपकी रो आती है देन आपका कॉलम आता है। तो देखो उसने कहा सेकंड रो, मेरी रो क्या है, सेकंड है, कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम है। ये देखें ये आपका बन गया। और जो भी आप रोज एंड कॉलम के नंबर लिखते हैं वो आप लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो ये देखो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का ये मतलब है 2 और 3। यहां पे देखो 2 और 3 ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। 3 2 नहीं हो सकता क्योंकि 3 आपकी कॉलम है और कॉलम आपका पहले नहीं आता। 1 का तो उसने जिक्र ही नहीं किया। हाँ 2 3 इक्वल टू 5 ये इसने गलत कर दिया क्योंकि इसने कोमास के अंदर ब्रैकेट्स को लिखा। इस सिंटैक्स को बड़े गौर से सोच समझ के देखो। ये जो वैल्यूज ने असाइन किया ये गलत वैल्यू है। आप मैट्रिक्स में वैल्यू को सिर्फ 5 असाइन करते हो, उसके अंदर कोई आपका ना सिंगल क्वेड होता है ना डबल क्वेड्स होती है ना कोई कोमास होते हैं अराउंड द वैल्यू। तो ये आपका राइट ऑप्शन यही वाला बनेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट आपके पास है जनाब, अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स। अरे आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है क्या, वेरिएबल्स को, डेटा टाइप्स को, डेटा को या मेमोरी एड्रेस को। तो अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द वेरिएबल्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो वेरिएबल्स ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज इज रिटन इन सी लैंग्वेज। जो कंपाइलर है आपका सी लैंग्वेज का वो किस में लिखा गया है, सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है क्योंकि इसी के बाद आपका नेक्स्ट वर्जन आया था सी प्लस प्लस। ठीक है, तो आपका जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का इज रिटन इन सी लैंग्वेज का राइट ऑप्शन है। वैसे फर्स्ट कंपाइलर जो था वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था और असेंबली लैंग्वेज से बाद में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया सी के अंदर। तो ये आपका सी ही ऑप्शन होगा जो कि इसके अंदर असेंबली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी वांट टू एक्सेस एन अरे इन रैंडम ऑर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेटर। देखें जी वो कहता है कि हम अपनी अरे को रैंडमली, कहते हैं हम रैंडमली अपनी अरे को एक्सेस करना चाहते हैं। सबसे पहली बात या इंपॉर्टेंट बात है कि अरे क्या होती है जी। देखो अरे से मुराद होती है कि मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास 8 GB की मेमोरी है और जहाँ पे वर्ड मैं टर्म यूज करूंगा ना मेमोरी, तो मेमोरी का मतलब आपके पास होगा रैम। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 8 GB की रैम है, मुझे 1 GB की रैम चाहिए, अपने लिए मेमोरी को रिजर्व कर लेना, उसे अरे कहते हैं। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है आप लोगों को। कहता है वी वांट टू एक्सेस अरे, हम अरे को एक्सेस करना चाहते हैं रैंडम ऑर्डर में। तो हम कौन सी अप्रोच की तरफ जाएंगे। देखो अरे इंडेक्स, ये कोई ऑर्डर नहीं होता। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अरे जो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो हम पॉइंटर्स के जरिए जाएंगे। पॉइंटर्स क्या होते हैं, खास किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जो आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं कि हम मेमोरी के फलां हिस्से में हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने CS 201 की पुरानी एक ओल्ड वीडियो बनाई हुई है जो कि ये रेगुलर क्लासेस 2024 में बच्चे मुझसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि आप लोग वो जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना वह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाके कम्प्लीटली लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो यही पेपर्स प्रिपेयर कर लो, यहाँ से इंशाल्लाह काफ़ी सारा पेपर रिपीट हो जाएगा। तो कहने यहाँ पे देखें तो है जी, रैंडमली हम जब भी अपनी अप्रोच की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। देखो मैंने आपको बताया था ना कि अरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अरे हमेशा जीरो के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मेमोरी एड्रेस है पहले एलिमेंट का वो क्या कहलाता है, वो बेस एड्रेस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना कि अरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अरे जो हमें है हमेशा इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है और ये जो पहला वाला इंडेक्स होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है अरे का, उसको हम बेस एड्रेस कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कि द वर्ड स्ट्रक्चर इज अ मल्टी सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट विच मेक्स अ कोड मोर एफिशिएंट एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड।
आपने बताना है जनाब ऐसी कौन सी दिए गई चीज़ों में से जो है वो ऑप्शंस हैं जो कि आपके सिंटेक्स को जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड कर देते हैं और इजी टू यूज़ कर देते हैं। तो देखो हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड करके चलेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस को लेके नहीं चलूंगा, या मैं आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन नहीं बताऊंगा कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा ताकि जिस तरह की सिचुएशन आपके पेपर में है आपको उसके लिहाज से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो को देखने के बाद आ जाए। ठीक है, अच्छा देखिए हम करने क्या जा रहे हैं। हमने ये समझना है कि जो हमारे पास मल्टी सिलेक्शन कंस्ट्रक्शन है या मल्टी सिलेक्शन है उसमें इजी टू अंडरस्टैंडेबल क्या है। देखो मल्टीपल इफ जो है ना ये सबसे ज़्यादा बेहतर अप्रोच है हमारी, लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्शन में मल्टीपल इफ इज अ ऑप्शन, बट इसमें हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। जो स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रेक स्टेटमेंट का इजाफा करते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम इस तरीके से काम करते हैं, हम इसमें केसेस बनाते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्विच केसेस हमारे वहां पे यूज होते हैं। इफ एल्स भी मल्टी है और एल्स इफ भी है, लेकिन जो सबसे एफिशिएंट मेथड है वो स्विच स्टेटमेंट का है। ठीक है, द नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व वर्ड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। देखो रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मकसद है, और हम अपने रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल्स ऐड नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि मैं एक ऐसा नाम रखने जा रहा हूँ जिसको मैं कोई वैल्यू असाइन कर दूं। जैसे मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी इंट। इंट क्या है? इंट मेरी डेटा टाइप है। ठीक है, ये रिजर्व वर्ड है, इसके अंदर इसका कुछ मकसद है, इसको मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता। वेरिएबल डिक्लेयर करते कैसे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं कि इंट ए इक्वल्स टू 10। देखो ये जो इक्वल का साइन है ना ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इक्वल नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो कि ए बराबर है 10 के, वो कैसे लिखेंगे? वो डबल इक्वल से लिखेंगे इस तरह से। मैं कहता हूं इंट यानी कि इंटीजर मेरी डेटा टाइप है, कि मेरा डेटा किस टाइप का होगा इस ए वेरिएबल में। मैंने कहा वो इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर का मतलब है कि उसमें कोई पॉइंट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिजर्व वर्ड्स में इंट आपकी डेटा टाइप है। फ्लोट में मतलब है ये भी आपका डेटा टाइप के अंदर आता है, कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि 0.0 यानी इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं। डबल भी आपकी डेटा टाइप है, इसमें भी आप पॉइंट वाली वैल्यूज को ही लिखते हो। ठीक है, और ये जो सम है ये कोई भी आपका रिजर्व वर्ड नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है। आप कह सकते हो इंट सम। देखो मैंने इस सम को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल से मुराद होती है जनाब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम अपनी कोई भी वैल्यू जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। राइट, अच्छा अगर हम आगे देखें तो सिंपल, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो एक्सेस रेंड, ये जो RAND है इसे रेंडमली कहते हैं। कहता है ये जो लाइब्रेरी है हम इसको रिक्वायर करते हैं कौन से प्रोग्राम में? देखो इसको हम रिक्वायर करते हैं STD। STD का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड, और LIB लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट H का मतलब हेडर फाइल। हेडर फाइल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको ऑन द टॉप ऑफ द हेड लिखते हैं, हम ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे इंसानी ढांचे में, इंसानी स्केलेटन में सबसे ऊपर उसका हेड होता है ना, सर होता है। इसी तरीके से आप कह लो कि जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं ये प्रोग्राम का हेड है। ठीक है, इसलिए इसको हेडर फाइल कहा जाता है। तो हम जब भी अपने रेंडमली फाइल को एक्सेस करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट H फाइल की जरूरत पड़ती है। द नेक्स्ट वन इज के, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। देखो कहता है इंट अरे 4, ये पेपर में मस्ट आएगा। इंट अरे 4, इसमें हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा? द आंसर इज 3। कैसे? अगर वो कह दे 5 तो आंसर क्या होगा? आंसर इज 4। अब यहाँ पे 4 है, देखो आपने अरे को स्टार्ट करना है 0 से, कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। यानी ये जो मेमोरी है ना, अरे को लिखने का सिंटैक्स क्या है उसको समझो। मैंने कहा इंट यानी मेरी डेटा टाइप इंट है, और ये जो ARR अरे है मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगी। अगर यहाँ पे स्पेस आएगी तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो लार्ज ब्रैकेट्स में जितने नंबर लिखूंगा ना वो मेरी मेमोरी के डब्बे होंगे, मेमोरी के सेल्स होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको पता है अरे जो होती है वो इस तरह सेल्स के अंदर डिवाइड हुई होती है, और हर सेल को मैंने एक यूनिक नाम हमने दिया होता है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी के सेल्स हैं हम यहाँ पे ये बताते हैं कि मुझे मेमोरी के 4 सेल चाहिए या 3 सेल चाहिए। यहाँ पे कहता है मेमोरी के 4 डब्बे आपने ले लिए, तो उसको उसकी रेंज क्या है? आपने उसकी
उसका इंडेक्स बताना है। तो देखो आप अरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3, कितने डब्बे लेने थे आपने, 4 डब्बे, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि आपने 4 सेल्स मेमोरी के ले लिए, लेकिन आपका इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। अगर आपको कहता है कि आप 5 कर दो, तो देखो 5 में 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, आपके मेमोरी के 5 सेल, ये जो डब्बे है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, विच इज कॉल्ड द सेल्स। आपने मेमोरी के 5 सेल ले लिए, तो इसका मतलब है कि आपका इंडेक्स कहां तक गया, 4 तक गया, 4 तक गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर जनाब व्हेन एन अरे एलिमेंट इज पास्ड टू अ फंक्शन, जब हम अपने अरे एलिमेंट को फंक्शन के जरिए पास करते हैं, तो वो फंक्शन के जरिए जब भी आप पास करोगे तो आपकी वैल्यू पास होती है बाय रेफरेंस, ठीक है। ये वाला राइट ऑप्शन है इसका, दिस वन। जब भी एलिमेंट आपका पास होगा फंक्शन के जरिए, इट इज पास्ड बाय रेफरेंस, तो आपके रेफरेंस से पास होगा, ठीक है। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं था, ये सिर्फ हैंडआउट से एक लाइन है जो कि उठ के आई हुई है। द नेक्स्ट वन इज वाइल प्रोग्रामिंग, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, इट इज गुड टू प्रोवाइड एन इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद जूम कर लेता हूँ आपके लिए। अच्छा ये देखें, अब ज्यादा बेहतर है। देखें जी, कहता है वाइल प्रोग्रामिंग इट इज गुड टू प्रोवाइड एन इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इंटरफेस। इंटरफेस होती है शक्ल। कहता है जब भी आप एक प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामिंग करता है, तो अच्छी बात है कि वो क्या करे, वो इजी टू अंडरस्टैंड करे, यानी कि आसान रखे और उसका इंटरफेस अच्छा रखे। ये जो प्रोग्रामिंग स्किल होती है, ये किसके लिए यूज होती है, ये यूजेबिलिटी होती है। जब भी हम इजी टू इंटरफेस या इजी टू अंडरस्टैंड की बात करते हैं, उसे यूजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज के वर्ड प्रेस इज अ टाइप ऑफ, जो वर्ड प्रेस है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका लेक्चर नंबर 2 से आया हुआ है। यहाँ पे दो बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके पास ना दो तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक का नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक का नाम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये देखो, जो कि आपके सिस्टम को चलाते हैं, आपके मेमोरी यानी कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पेपर में आता होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी तरह से वर्ड प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है। ये वो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है जिसपे आप सिर्फ जाके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपके मोबाइल या कंप्यूटर के हार्डवेयर को चला रहे होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वाइल लूप में एग्जीक्यूट, दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये मुझे याद है, मैंने बहुत दफ़ा अपनी रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो मैंने 2021 में या 20 में शायद पढ़ाए थे, तब मैंने किए थे। 2024 में जो मुझसे रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको बताया था कि जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होती है 0 और मोर टाइम्स, ठीक है। और जो डू वाइल लूप होती है वो एग्जीक्यूट होती है 1 और मोर टाइम्स। ये दो क्वेश्चन पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आते होते हैं। तो वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स, ठीक है, 0 और मोर टाइम्स। और जो डू वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होगी 1 और मोर टाइम्स, तो दोनों को याद रखना। फिर जो कीवर्ड होता है डैश इज यूज टू गेट सम वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन, कहता है ऐसा कीवर्ड बताओ जो कि आपको वैल्यू बैक दे, यानी कि फंक्शन वापस करे। देखो पहले ब्रेक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जहां पे हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट में बस रुक जाओ। जैसे मैं कहता हूं 2 + 2 ये बराबर है 4 के, अगर आंसर सही मिल जाए तो ब्रेक कर दो, तोड़ दो, वापस आ जाओ, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, इसका आपको नाम से पता लग रहा है, रिटर्न करो, वापस कर दो। कंटिन्यू का मतलब है कंटिन्यू चलते जाओ, गो टू का मतलब है गो टू, ये जंपिंग स्टेटमेंट है, तो रिटर्न स्टेटमेंट इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच इज यूज्ड फॉर कॉलिंग द फंक्शन फ्लोट एरिया। आपने बताना है कि जो फंक्शन फ्लोट एरिया है उसको कॉल करने का सही तरीकेकार क्या है। तो ये देखो, ये इसका सिंटैक्स है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ आपके लिए ताकि मैं आपको सिंटैक्स जो है वो मैक्सिमम बता सकूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, दिस वन। अच्छा अब देखो, फ्लोट एरिया इंट, यहाँ पे आप देखो इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आपका एरिया वेरिएबल आ जाएगा, एरिया के बाद इंट आपकी डेटा टाइप आएगी और फर्दर उसके साथ इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। और आपका सेमीकोलन, ये वाला, ये जो सेमीकोलन है ये लगाना भूलना नहीं है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंट है ये आपकी डेटा टाइप है कि आपका डेटा जो है वो एक्चुअल में किस टाइप का है, किस साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, दिस वन। The next one is the what statement allowed to select from multiple choice based on fixed value from a given expression। ये switch statement होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि switch statement का काम ये होता है
कि ये आपको मल्टीपल वैल्यूज दे रही होती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर a बराबर है 10 के तो ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर a या b बराबर है 20 के तो ब्रेक कर दो। देखो मल्टीपल है ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, तो ये स्विच स्टेटमेंट्स हैं, बस इसको याद कर लो। द नेक्स्ट वन इज सी इज वाइडली नोन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज। जो सी है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि ना ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करती है। और इसकी एक और बड़ी वजह पॉपुलैरिटी की ये है कि ये ना हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर स्विच हो जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि मेरे पास विंडो 10 है तो मैं सी लैंग्वेज चला नहीं सकता, यानी मैं कंपाइलर नहीं चला सकता। मेरे पास विंडो 11 है तो मैं इजीली चला सकता हूँ, आपके पास विंडो 10 है आप भी इजीली चला सकते हो। जैसे आप देखो, हम प्रोग्राम बनाते हैं C++ के, आप असाइनमेंट्स लिखते हो, तो हम आपको, जब मैं आपको असाइनमेंट बना के सेंड करता हूँ, लेट्स सपोज हम पेड बनाते हैं, बच्चों को सेंड करते हैं, तो जब मैं असाइनमेंट बनाता हूँ तो जब आप उसे कंपाइल और रन अपने कंप्यूटर पे करते हो सकता है आपके पास विंडो 7 हो, तो विंडो 11 पे बनाएगी असाइनमेंट, विंडो 10 पे कैसे चल रही है या विंडो 7 पे कैसे चल रही है। यही वजह है C++ की पॉपुलैरिटी की, क्योंकि ये क्या करता है, ये हर लैंग्वेज या हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलने के काबिल है। तो यहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी, और जो डेवलपमेंट लैंग्वेज है वो यूनिक्स है, लेकिन ये हर लैंग्वेज के साथ, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने की एबिलिटी रखता है। द नेक्स्ट वन इज द कन्वर्ट ऑफ वैल्यू वन टाइप इनटू अनदर टाइप। देखो आप कन्वर्ट कर रहे हो एक टाइप से दूसरी टाइप में बिल्ट इन फंक्शन के जरिए। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है, इसके लिए अब ये पेपर में ये भी आ सकता है कि वो कहता है टू कन्वर्ट द वैल्यू, आपने वैल्यू को कन्वर्ट करना है वन टाइप टू अनदर यूजिंग व्हाट फंक्शन। द आंसर इज बिल्ट इन फंक्शन। दो फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, दूसरे यूजर डिफाइन होते हैं। यूजर डिफाइन का मतलब होता है जो हम अपने लिए खुद डिफाइन करते हैं। ये आपका CS201 का GDP आया हुआ था 2024 में, ठीक है। हमने इसका जवाब मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शन, जो आपसे पूछ रहा था कि इसमें कौन से फंक्शंस बेहतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर यूजर डिफाइन था। तो यहाँ पे कहता है इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सी हेडर फाइल ऐड करते हैं। द आंसर इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h, ठीक है। फिर सिंटैक्स ऑफ यूनियन आइडेंटिकल। जो यूनियन का सिंटैक्स होता है वो आपका स्ट्रक्चर्स के जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है या आइडेंटिकल होता है, तो स्ट्रक्चर इज द राइट वन आंसर। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन सीक जी टेक्स। कितने फंक्शन सीक जो है वो पैरामीटर्स लेता है जी, 2 पैरामीटर्स जो है वो ले रहा होता है। ये भी स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ भी समझाने वाला काम नहीं है, ये भी आप लोगों को लर्न ही करना पड़ेगा, विच इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद कर लें। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन राइट टेक्स डैश एज पैरामीटर्स। आपने बताना है ऐसा फंक्शन जो कि आपके पैरामीटर्स को लेता है। तो देखें, स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न। जो हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं और जो नंबर ऑफ बाइट्स होती हैं वो आपके पैरामीटर्स के जरिए लिखी जा रही होती है, या एज अ पैरामीटर आप लिख सकते हो। सो दिस वन इज आल्सो द राइट ऑप्शन। फिर उसके आगे ये समझाने वाला काम है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर औकात आ जाता है। कहता है जी व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंबाइन टू एक्सप्रेशन 1 and 2 द रिजल्ट विल ओनली बी ट्रू ओनली। ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट MCQs है, आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखो एंड के अंदर ना, ये देखो एंड और के अंदर फर्क है, ठीक है। ये देखिए 0 0, ये जो 0 है ना इसका मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है दोनों ट्रूज होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपका आंसर ट्रू कब आएगा, जब दोनों इनपुट्स आप लोगों के 1 होंगे। यहां पे यही कहता है एंड कंबाइन करता है दो एक्सप्रेशन को और रिजल्ट विल ओनली बी ट्रू। रिजल्ट आपका सिर्फ तभी ट्रू आएगा, कब, जब when both expressions are true, जब दोनों एक्सप्रेशन 1 और जो एक्सप्रेशन 2 है वो ट्रू होंगे। जैसे देखो 0 0 दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं, आंसर इज 0। देखो 0 1 एक एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तो यहाँ पे आपका जवाब जनाब क्या आएगा, यहाँ पे आपका जवाब 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी दोनों में से एक फॉल्स है। अगर मैं कह दूं 1, ये देखो 1 और 0, अब पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया, तब भी आंसर है 0 0। अगर मैं कह दूं 1 1, यानी दोनों आंसर्स 1 1 है, दोनों ट्रू है, तो अब आपका आंसर यहाँ पे 1 आएगा। और के केस में दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो तो आपका आंसर जो है 1 आ जाता है, तो ये और का ट्रुथ टेबल बन जाता है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके आगे जनाब अच्छा देखें तो बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, यही है। अच्छा जी, नल करेक्टर इज यूज टू इंडिकेट। जो नल करेक्टर ना ये आपका इंडिकेट होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग पे। एंड ऑफ स्ट्रिंग के साथ ना नल करेक्टर आपको 0 वैल्यू रिटर्न करता है, तो एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑलवेज रिटर्न द 0, इसको याद रखना। द नेक्स्ट वन ये आपका जो है वो है MC आपकी वो है क्वेश्चंस है, इसको आगे जाकर
चलें जी, सेकंड पेपर के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी डायमेंशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं कहूँगा ये इंपॉर्टेंट है, ये वो फाइल्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर यहाँ से आता होता है। हाउ मेनी डायमेंशन डज एन डायमेंशन अरे, कहता है कि एन डायमेंशन अरे में कितनी अरे वो हो सकती है, तो एन ही है। अगर 2n कहेगा तो आंसर उसका 2n होगा, तो जितनी आपके पास डायमेंशन होंगी ना उतनी ही आपके पास रेंजेस होंगी, तो इसका आंसर n आ जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस। देखो हम दो तरह से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ये भी याद रखना, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कहता है नाम बताओ, एक है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू की मदद से कॉल करते हैं, और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। यहां पे यही कह रहा है कि ये देखो, जब भी रेफरेंस का जिक्र होगा ना तो हम पॉइंटर्स की बात करेंगे। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स खास किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जो आपको अपना एड्रेस बता देते हैं। जैसे आप देखो, मैं कहता हूं मैं पाकिस्तान में लाहौर में ABC स्ट्रीट में XYZ घर में रहता हूं, मैंने आपको अपना एड्रेस बता दिया, ठीक है, मैं अब पॉइंटर बन गया। तो पॉइंटर वेरिएबल्स आम वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपको अपना एड्रेस बता देता है कि मैं मेमोरी के फलां सेल में पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, ये कौन सा फंक्शन है जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो देखो, जब भी हम पॉइंटर के साथ काम करते हैं ना, तो कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस का मतलब हम एंड के साइन के साथ काम करेंगे। पेपर में एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी आता है कि ये जो रेफरेंस का साइन है, इसका साइन क्या है, इसका साइन इस तरह एंड का है, ठीक है। तो ये देखो, फंक्शन एंड नंबर, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। उसके आगे प्लस प्लस एंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। प्लस प्लस और माइनस माइनस या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते बाय द वेरिएबल 1, इसका आंसर 1 है। ये जो प्लस प्लस है ना, ये क्या करता है, ये जो दूसरे वाले प्लस का है इसका मतलब होता है 1 प्लस 1। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, तो यहाँ पे 1 इसका ऑप्शन राइट है, ठीक है। The next one, the loop which is the most suitable to be used when the number of iterations is known as। जब हमारे पास number of iterations होती हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा हम अपने पूरे प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो for loop ही है। तो for loop सबसे ज्यादा suitable होती है जब हमने number of iterations के साथ जाना होता है। iterations का मतलब ये होता है जब हमने repeat करना होता है अपने स्ट्रक्चर को। The next one, C++ में जो string constant है वो इनक्लोज किया जाता है जनाब डबल क्वेट्स के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। डबल क्वेट्स में हम अपने स्ट्रिंग को कांस्टेंट फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ पे डबल क्वेट्स इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर, हमने राइट मोस्ट डिजिट के ऊपर जो है वो जाना है। वी डिवाइड द 10 एंड टेक इट्स रिमाइंडर। देखो यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये आपका ना जो कन्वर्जन है ना, जो आप CS 302 में जाके पढ़ोगे आगे, उसकी बात कर रहा है। कहता है इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है। मैं कहता हूँ 2 5s are 10, अब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बच गया। यही काम आपको यहाँ पे बता रहा है कि राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर में जब हम उसे डिवाइड करेंगे 10 के साथ और टेक, और उसका ले लेंगे क्या, उसका रिमाइंडर ले लेंगे। ये जो 0 है ये हमारा रिमाइंडर है। इसी तरीके से 2 2s are 4 एंड रिमाइंडर इज 1, ठीक है। उसके आगे 2 1s are 2, रिमाइंडर इज 0। तो आप 1 0 1 0, ये आपने 10 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी फॉर्म के अंदर। ये वो चीज आपको यहाँ पे बता रहा है। फिर उसके आगे व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन अरे साइज ऑफ 10 ऑफ इन डेटा टाइप। आपने जो है ना सिंटैक्स बताना है जो कि सही वाला सिंटैक्स है जिसमें आप अपनी अरे को जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट सिंटैक्स होगा वो ये वाला होगा, ये वाला इंट नेम, कोई भी आप नेम रख सकते हो, ठीक है। और उसके आगे आपने कितने मेमोरी के सेल लेने हैं। देखो कहता है साइज आपका 10 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 10 लोगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे। तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला आपके पास राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी बाइट्स, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये ना एक और है जो कि आता होता है हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। उसका आंसर याद रखना, वो 11 है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, आई थिंक 11 या 13 है, उसको गिन लेना। हम बल्कि गिन लेते हैं। हेलो HELLO, देखो 1 2 3 4 5, स्पेस भी आपका करेक्टर है। हेलो यानी 6, फिर WORLD 7 8 9 10, हाँ 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका आंसर 12 होगा। हेलो वर्ल्ड का आंसर आपका 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है आपने ना मुझे स्ट्रिंग का साइज बताना है। अब आप यहाँ पे ना इसे जरा काउंट करो। ये देखो, हम कहते हैं एक, यानी कि PROGRAMMING। अब आप इसे काउंट कर लें, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, आपने बताना है कि हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी, कितनी बाइट्स जो है ये मेमोरी लेंगी स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 11 आ गया। लेकिन एक और बात यहाँ पे याद रखना कि इसका आंसर ना 11 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर 12 होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको आपकी जरा हैंडआउट से कंफर्म करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना पेज नंबर 9, एक मिनट है, ये देखें पेज नंबर 114 है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमने अपना करेक्टर लिखा हुआ है। ये वाला वो था जो मैं आपको बता रहा था। देखो मैंने आपको बताया ना कि इसका आंसर 12 होगा। देखो अरे हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हम इसको स्टार्ट करते हैं 0 से और एक इंडेक्स इसका फ्री रहता है। अगर 11 होगा तो हमारे पास आंसर 12 का आ जाएगा। यहाँ पे भी टोटल नंबर हमारे पास जो है ना वो 11 ही है, लेकिन हम उसको 12 काउंट करेंगे, जो कि एक जो 0 इंडेक्स है जो पहला वाला वो हमेशा खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो सिंपल है, इसका आंसर 12 होगा, 11 नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना। विच या व्हेन द इफ स्टेटमेंट कंसिस्टेंट या कंसिस्ट मोर देन वन स्टेटमेंट इनक्लोज दीज कर्ली ब्रैकेट्स। आपने बताना है जनाब कि अगर इफ स्टेटमेंट जो है ना वो कंसिस्टेंट है मोर देन वन स्टेटमेंट पे, एक से ज्यादा स्टेटमेंट पे, तो ये जो इनक्लोज करते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स में, तो वो क्या कहलाती है? वो मस्ट, मतलब सिंपल है, ये उसने ना आपको लाइन उठा के दी हुई है कि वो मस्ट कर्ली ब्रैकेट्स में होनी चाहिए। तो सिंपल ये मस्ट आएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, इसको भी याद रखना। बस ये याद करने वाला, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। उसके आगे देखें, सपोज करें हमारे पास कोई इंटीजर टाइप है पॉइंटर्स, जिसका मेमोरी एड्रेस ये वाला है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मेमोरी इस तरीके से छोटे छोटे सेल्स के अंदर, यानी छोटे छोटे डब्बों के अंदर डिवाइड हुई होती है, और हर सेल का एक यूनिक नेम होता है, और वो जो यूनिक नेम होता है ना वो इस तरह से होता है। कहता है जब हम न्यू मेमोरी एड्रेस लिखेंगे, यानी इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे 1। अब आप इसको यूं समझ लो, मैं आपको कहता हूं लेट्स सपोज आप ना यहाँ पे खड़े हुए हो, मैं आपको कहता हूँ आप इंक्रीमेंट बाय 1 करो, यानी एक स्टेप आगे मूव कर जाओ। तो देखो आप क्या करोगे? आप 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव करोगे। यही पूछ रहा है कि यहाँ पे जब न्यू मेमोरी का एड्रेस होगा, तो जब हम इंक्रीमेंट करेंगे आगे तो क्या होगा? देखो पहले क्या है? 230 है, अब यहाँ पे 234 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 बिट अवे मूव करता है, क्योंकि मेमोरी है। ठीक है, तो इसका आंसर 234 आएगा। और अगर वो कहे कि 234 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 238। ठीक है, आपने 4 बिट्स अवे मूव करना है। ये 4 बिट्स का स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला 230 से 234 तक चला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मिसिंग वुड रिजल्ट इन इनफाइनाइट रिकर्जन इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। आपने बताना है कि अगर रिकर्सिव फंक्शन में इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट का मतलब है कि वो चलते जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? हमने उसको रिकर्सिव कॉल दे दिया, जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट हो गया, यानी कि उसको रिकर्सिव कॉल मिल गई, जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट चलता जा रहा है, वो फंक्शन क्लोज नहीं हो रहा। द नेक्स्ट वन इज व्हेनेवर वी हैव अ लाइब्रेरी फंक्शन। जब कभी हमारे पास कोई लाइब्रेरी फंक्शन होता है जिसको हम प्री डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में और मैक्रोज में, वी नीड टू यूज, हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स आप लोग हमेशा तभी यूज करते हैं जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। आपका सिलेबस 1 से लेके 18 लेक्चर तक है, तो ये वैसे तकरीबन कोई 21-22 लेक्चर से आया हुआ है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट डील करती है जनाब मल्टीपल डेटा को, यानी कि बहुत सारे डेटा होते हैं जिसके अंदर हम तमाम तर इंटीजर्स के साथ भी कर सकते हैं, कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं, फ्लोट वगैरह नहीं कर सकते। तो बोथ इंटीजर एंड कैरेक्टर इज द राइट वन आंसर। फिर कंपाइलर एंड व्हाट आर यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम्स। कंपाइलर एंड असेंबलर्स आर यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। डिबगर का काम होता है डीबग करना, यानी कि एरर को फाइंड करना। लिंकर का काम होता है लिंक करना, ये आपका लेक्चर नंबर 1 से आया हुआ है। और लोडर का काम होता है लोड करना। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और कंपाइलर और असेंबलर ये दोनों काम करते हैं। आपकी बुक में तीनों लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि असेंबलर मौजूद नहीं है, इंटरप्रेटर है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है राइट ऑप्शन होगा। लोडर, लिंकर और डिबगर आपका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर उसके आगे टी वेन स्टैंड्स फॉर। टी वेन का मतलब जनाब होता है टेक्नोलॉजी विदाउट एन
इंटरेस्टिंग नेम। खैर ये पेपर में रिपीटेड तो नहीं है, ये पहली दफ़ा मैंने खुद यहाँ पे देखा है, लेकिन ये एज सच कभी रिपीट होता देखा नहीं है, बट पेपर में आया हुआ तो मेक श्योर कर लें जी। टी में मतलब टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। द नेक्स्ट वन इज द पैरामीटर पास इज डिजिट फंक्शन। जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं इस डिजिट फंक्शन को, वो क्या होते हैं, वो करेक्टर वेरिएबल के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ें साइन नहीं की हुई हैं, ठीक है। अगर वो कह देता कि इंट इज डिजिट, तो यहाँ पे इसका मतलब था कि वो क्या होते, वो वेरिएबल्स बन जाते हैं लेकिन इंटीजर टाइप के, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर टाइप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्टर होगा, यहाँ पे किसी भी तरह की वेरिएबल फंक्शन में हमने फंक्शनैलिटी पास नहीं की हुई है। C++ जो है वो व्यू करती है ईच फाइल एज एन एसेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ये भी सिंपल है, समझाने वाला, इसमें कोई काम नहीं है। C++ हमारा जो है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट के साथ काम कर रहा होता है। सिंपल एक हैंडआउट से उठा के उसने आपको लाइन दी हुई है जो कि आप लोग याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ। जो स्ट्रक्चर होता है वो कलेक्ट किया जाता है सिर्फ वेरिएबल का यूजिंग अ सिंगल नेम। तो ओनली वेरिएबल्स यूज अ सिंगल नेम, ठीक है। ये भी आपका हैंडआउट से सिंपल एक स्टेटमेंट उसने आपको उठा के दी हुई है, तो सिंपल इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। द सेकेंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल, द डिफॉल्ट मोड फॉर राइटिंग इनटू फाइल यूजिंग ऑफ स्ट्रीम मोड इज आउट। जो OF है ना, O का मतलब देखो आउटपुट स्ट्रीम, यानी OF, तो आउटपुट फाइल, और S स्ट्रीम, ये स्ट्रीम होती है। आउटपुट फाइल स्ट्रीम जो है, इसमें जो हमारे पास मोड होता है ना राइटिंग करने के लिए, वो आउट होता है, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड है। और इसी के साथ द लास्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट DOC इज अ काइंड ऑफ रैंडम फाइल एक्सेस। ये जो आपको DOC नजर आ रही है ना, ये फाइल एक्सटेंशन होती है। तो फाइल एक्सटेंशन में हम इसे काइंड ऑफ रैंडम एक्सेस फाइल करते हैं, यानी कि हम इसको कभी भी रैंडमली ओपन कर सकते हैं। आप इसको इस तरह समझ लो कि मेरे पास कोई भी वर्ड की फाइल है और मैं किसी भी टाइम उसको ओपन कर सकता हूँ। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो ओपन होगी। तो यहाँ पे रैंडम फाइल एक्सेस जो है इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये दो पेपर्स थे जो मैंने उम्मीद, या मेरी कोशिश थी कि मैं आपको मैक्सिमम जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है वो समझा दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो क्वेश्चन या दो पेपर्स की जो पास्ट पेपर्स थी इनकी समझ आ गई होगी। पेपर आपका आसान आएगा। आखिर में टिप आप लोगों को यही है, किसी भी चीज़ को पेपर में खाली नहीं छोड़ना, एम्प्टी नहीं छोड़ना आप लोगों ने। लेक्चर्स अगर टाइम है तो ज़रूर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मैं इंशाल्लाह पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को लगा दूंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बातें समझाई हैं इनको याद रख करके जाना है। पेपर में किसी भी चीज़ को खाली आप लोग नहीं छोड़ के आएंगे, हर चीज़ को आप लोग जो है फुलफिल करके आएंगे और अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको सॉल्व करके आएंगे। थैंक यू सो मच जनाब, दिस इज़ द वीडियो। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।